यूपीएससी का जब एग्जामिनेशन फॉर्म आता है तो उस समय हम बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि यूपीएससी करीब 1 मंथ का टाइम देता है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं होगा कि आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और वो अभी आपका नहीं बन रखा है, उसकी डेट वगैरह क्या है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है और आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी खराब होती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी में ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिज़र्वेशन क्लेम करना हो या कोई आईडी प्रूफ सबमिट करना हो, कुछ भी देना हो, वो इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट हो रही है वो हो रही है 14 जनवरी से। 14 जनवरी से आप यूपीएससी की वेबसाइट पर देख पाएँगे कि वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना शुरू हो गया है। तो आप 14 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2026 है। मतलब आप 3 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे के बाद से कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएँगे। तो मेरा मानना ये है कि आप 14 जनवरी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें। जिससे, क्योंकि कभी ये होता है ना कि लास्ट टाइम पर काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, कुछ के पास फ़ीस की वजह से होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट जब एक्टिव हो जाते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर, तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो वो एक्ट चल नहीं पाता है और काफ़ी 2-3 घंटे लेट हो जाता है और कभी-कभी स्टूडेंट फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो हम ये आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, उसमें ऑफ़लाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पर ये सोचें कि हम ऑफ़लाइन यूपीएससी के सेंटर पर जाकर, वहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है और याद रखना 14 जनवरी से 3 फरवरी के बीच ही भरना है। चलिए आगे बात करते हैं कि यूपीएससी में भी रिप्रेज़ेंट करना है, वो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ही सबमिट करनी है। किसी और की नहीं करनी है, जैसे आप अपनी मम्मी की या पापा की सबमिट कर दें या भाई की कर दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो ईमेल है या फ़ोन है, इसी से यूपीएससी आपको कॉन्टैक्ट करेगा कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है या मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा तो ईमेल और फ़ोन से ही करेगा। तो आपको ईमेल और फ़ोन अपना पर्सनल रखना है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखें। ये नहीं है आप चेंज करते रहें, तो आपको चेंज करने में बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको वही डालना है जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए हो, आप चेंज ना करें। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यूपीएससी में, तो आप सभी को पता ही होगा एलिजिबिलिटी के लिए कि यूपीएससी ग्रेजुएशन माँगती है। अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हो कि हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कोई और भी बीकॉम वगैरह कोई भी अदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन का मतलब केवल ग्रेजुएशन ही है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन-सी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, तो आपको जो है यूपीएससी का जब इंटरव्यू है, उससे पहले आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। अभी आप जो है आप अपना सर्टिफ़िकेट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको जब यूपीएससी का इंटरव्यू होगा, तो उससे पहले आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। अगर आप वो डिग्री उस समय पर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यूपीएससी के लिए, चाहे आपने प्री क्वालीफाई कर रखा हो, मेंस क्वालीफाई कर रखा हो। ये यूपीएससी की गाइडलाइन में स्पेशली मेंशन है कि आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी इंटरव्यू से पहले, जो कि लास्ट ईयर में के स्टूडेंट हैं। और यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री आ चुकी होगी। और तो हम बात करते हैं यूपीएससी का फॉर्म जो है वो किन स्टेजों में भरा जाएगा। वो 4 स्टेजों में भरा जाएगा। पहला जो है वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप वेट नहीं करेंगे कि जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा कि फॉर्म भरना शुरू हो गया तभी आप बनाएं ओटीआर। ऐसा नहीं है, तो वो आप अभी भी बना सकते हैं। ओटीआर यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं, जिसमें आपको जनरली अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह देना होता है, जो जनरल है बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो वो आप पहले अपना बना लीजिए ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। पार्ट 2 में जब हम यूपीएससी का फॉर्म आएगा, तब उसमें पार्ट 1 इंक्लूड होगा और उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होंगी।
और उसमें कुछ आपकी स्पेशल डिटेल फॉर मेंस, मेंस के लिए मेंस का सेंटर, मेंस में आपकी कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेंस है, ऑप्शनल क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है, ये वगैरह पूछे जाएंगे जो आपको भर देने हैं। और पार्ट 3 में बात करते हैं डेफ की। इसमें आपको स्पेशल डिटेल फॉर मेंस सच एस इंटरव्यू, सर्विस प्रेफरेंस, सोशल इकोनॉमिक, आपकी जो डेफ में भरा जाता है आपसे रिलेटेड। आपको पार्ट 4 की बात करें हैं तो उसमें आपका फीस भरनी है, आपको अपनी फीस भरनी है, फ़ोटो सबमिट करना है, सिग्नेचर और एक्सेट्रा वगैरह आपको सबमिट करना है। ये हो गया पूरा मोटा-मोटा ऊपर की बातें। चलो थोड़ी अब आगे की बात करते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल में यूपीएससी आखिर पूछता क्या है, क्या माँगता है? तो अगर आपको अपना नाम भरना है तो वो आपको कै क्लास 10th का भरना है। ये नहीं है कि आपने घर पे आपको मम्मी चिंटू-मिंटू या जो भी बुलाती हैं वो भरना है, वो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो भरना है। अगर आपने नाम चेंज करा रखा अगर आपने क्लास में अपना नाम चेंज करा रखा है कहीं पे भी, नाम अब पहले आपका मोनू नाम था, मोनू सिंह चौधरी है, तो आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, एफिडेविट वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट प्रूव करता हो कि आपका अब जो प्रेज़ेंट में नाम है वो। तो वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो आपको लगाना होगा। और अगर आप एक बार अपनी जो आपकी कास्ट है वो भरते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल से आते हैं, और आपने ओबीसी भर दिया तो वो चेंज नहीं होगी, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक ही बार आपको भरना है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो जनरल के लिए एज लिमिट है वो है 21। जनरल के लिए नहीं, मतलब सभी के लिए आपको जो मिनिमम एज है वो 21 ही है। और जनरल में बात करें तो मैक्सिमम एज है 32। मतलब आपको अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है वो 1 अगस्त के अकॉर्डिंग करनी है। 1 अगस्त 2026 तक आप 21 साल के हो रहे हैं या नहीं। और 1 अगस्त 2026 तक आप अगर 32 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हैं यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पर ही जाएँगे सिंपली, और वहाँ पर जाकर कैलकुलेटर पर आप अपनी एज डाल देंगे और 1 अगस्त के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है? और इसमें यूपीएससी ने बता रखा है जो 2 अगस्त 1994 के बाद जिसका जन्म है और 1 अगस्त 2005 से पहले का जिसका जन्म है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप 1 अगस्त 1994 को आपका बर्थ हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 2005 है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके लिए आपको 1 साल और वेट करना होगा। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में जो एज एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो 3 साल का दे रखा है। मतलब आप 32 नहीं 35 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी में। और यूपीएससी में ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं और जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट हैं। और एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, जिसकी मतलब आप 37 एज तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है एससी एसटी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब आप कितनी भी बार दे सकते हैं, 40 45 50, जब तक आपका मन करे, आप एकदम संतुष्ट ना हो जाएं तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी की, मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनकी बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, तो उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 इयर्स का है, 42 इयर्स तक दे सकते हैं। और जनरल ओबीसी के लिए मतलब 9 अटेम्प्ट हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं, मतलब डिसेबल पीपल हैं, वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और बात करें एससी एसटी की तो वो भी यहाँ पर अनलिमिटेड है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, या जम्मू एंड कश्मीर जो डोमिसाइल है वहाँ की बात करें, तो वहाँ एडिशनल रिलैक्सेशन एज़ पर कैटेगरी दे रखा है, ठीक है? और आपको इस सभी को क्लेम करने के लिए आपको वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें यूपीएससी में, ताकि यूपीएससी को पता चले कि आप इस रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की। अब रिजर्वेशन में भी आप कंफ्यूज होंगे कि हाँ, हम ओबीसी में रिजर्वेशन कैसे क्लेम करें, मैं ओबीसी में आता हूँ तो मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ओबीसी में दो तरीके के होते हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर होते हैं उनकी इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो सभी लोग, सभी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, तो उन्हें ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो जनरल कैंडिडेट बनकर ही फाइट करेंगे।
ठीक है? अगर आपको ओबीसी का रिज़र्वेशन क्लेम करना है, तो आपके मम्मी-पापा की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और इसमें एग्रीकल्चर की इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है, चाहे इसमें आपकी 50 लाख इनकम हो एग्रीकल्चर से, चाहे 1 सीआर हो। तो जो आपकी पर्सनल इनकम है, वो 8 लाख से कम ही होनी चाहिए, तभी आप ओबीसी के रिज़र्वेशन को क्लेम कर सकते हैं। 8 लाख ₹10, ₹1, ₹2 है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। और जो सर्टिफ़िकेट बनेगा आपका, तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 3 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। अगर इसके 1 अप्रैल 2025 से पहले का है, जनवरी, फरवरी, मार्च का है, तो वो इनवैलिड है और 3 फरवरी के बाद आप सोच रहे हो कि अभी मेरा बनकर आया नहीं है, 4 फरवरी, 5 फरवरी या आगे आ जाएगा, फिर मैं यूपीएससी को सबमिट कर दूँगा, तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। फिर आप जनरल कैंडिडेट बनकर ही फाइट करेंगे। State level OBC certificates are valid if they meet central government condition। मतलब स्टेट का सर्टिफिकेट बनता है और सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनता है। आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर स्टेट का रिक्वायरमेंट होता है, सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ सेंटर का रिक्वायरमेंट होती है। तो यूपीएससी ने बोला है अगर आपके पास स्टेट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बस फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपना सर्टिफ़िकेट सबमिट करने में फ़ेल हो जाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते टाइम से पहले, तो आपको एक जनरल कैंडिडेट बनकर ही फाइट करना होगा यूपीएससी में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इसलिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले से ही प्रिपेयर कर लें ताकि आपको बाद में कोई आगे चलकर दिक्कत ना आए। और अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आपका जो इनकम है एसेट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा आपको ताकि आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकें। और इसमें भी यही क्राइटेरिया है कि आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले आपको अपना सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा। मतलब जो बना हो सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो और 3 फरवरी 2026 से पहले का हो। इससे अगर 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो वो इनवैलिड है और 3 फरवरी 2026 के बाद का है तो भी इनवैलिड है और 3 फरवरी 2026 के बाद आप उसे सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ भी वही कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है? और पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो ब्लाइंडनेस, डीफनेस, लोकोमोटर, ड्वार्फिज़्म, एसिड अटैक, एक्सेट्रा जो भी पर्सन है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफ़िकेट क्या ही देना होगा, वो देना होगा आपको वैलिड मेडिकल सर्टिफ़िकेट। आपको सबमिट कर देना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जो कि आपके यूपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हों, तो आप उसके लिए फिर पीडब्ल्यूबीडी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? और रिज़र्वेशन की बात करें हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन ये सभी के लिए 3 फरवरी 2026 से पहले आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद का कोई भी वैलिड नहीं होगा जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आप इसका वेट ना करें, अभी से हो सके पॉसिबल हो तो अभी से स्टार्ट कर दें बनवाने के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप एग्ज़ाम का वेट ना करें, नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही करें। क्योंकि बाद में स्टूडेंट पैनिक ज़्यादा कर देता है, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाता, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप एससी से आते हो, ओबीसी से आते हो, किसी से भी आते हो, आप अपना बनाकर प्रॉपर रख लें पहले। और हम अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए ₹100 है और बाकी सभी के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फीमेल कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल, ओबीसी किसी से भी हो, उनके लिए ये फ्री है। और अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से। और लेकिन यूपीएससी आपके फॉर्म को वैलिड तभी आपके फॉर्म को वैलिड तभी मानेगा जो आपने जो लास्ट वाला फॉर्म सबमिट कर रहा हो। अगर आपने अलग-अलग इन्फॉर्मेशन भर रखी है तो आपका लास्ट वाला फॉर्म ही एप्लीकेबल माना जाएगा, वही वैलिड होगा और किसी को वैलिड नहीं माना जाएगा। और यूपीएससी में ये भी बता रखा है कि आपकी फ़ीस को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन पर कि आप बोले नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, तो मेरी फ़ीस रिफ़ंड की जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आगे हम बात करें फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी की, तो जो आपका फ़ोटो होगा वो 10 दिन पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने साफ़ ही क्लियरली मेंशन कर रखा है।
और आपका फ़ोटो एकदम साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी एकदम दाढ़ी बना रखी है, बढ़ा रखी है, मूंछें बड़ी कर रखी हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी ना मूंछें हैं, ना दाढ़ी है, आप बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी लग रहे हैं। मतलब फ़ोटो में आप अलग लग रहे हैं, यहाँ अलग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये आपकी पर्सनैलिटी मेंटेन रखनी है, यू प्री से मेंस तक। और आपको अपने फ़ोटो में नाम और डेट मेंशन करनी है जब आपने फ़ोटो खिंचाया है, तो यूपीएससी पे वही अपलोड होगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट में आकर आकर आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगा। तो आपने अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी क्लासेस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपको यूपीएससी की स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जाकर एक बार विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।